अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज पढ़ेंगे सुपर पोजिशन ऑफ साउंड वेव और साथ ही साथ एक और टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। बहुत आसान टॉपिक है, जस्ट आपने ये वीडियो देखनी है, आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ सुपर पोजिशन ऑफ साउंड वेव होती क्या है। देखो भाई, दो वेव्स हों आपके पास और सेम टाइप की हों, जब वो दोनों आपस में आके मिलेंगी तो एक बड़ी वेव बनाएगी। इसी चीज़ को कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ साउंड वेव। बात बहुत सिंपल है। देखो, एक वेव है आपके पास, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपके पास ये एक वेव है, ठीक है, ये आपके पास एक वेव है, ठीक है। इसका एक एम्पलीट्यूड है y1। अच्छा, आपके पास एक और वेव है, मैंने कहा ना दो वेव है। आप बोलोगे सर ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है साउंड वेव, आप यहाँ पे ट्रांसफ़र वेव बना रहे हो। तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये लॉन्गिट्यूडनल कैसे बनेगी। सही है, आपके पास दो वेव है, एक का एम्पलीट्यूड है y1, दूसरे का एम्पलीट्यूड है y2, ठीक है। जब ये दोनों आपस में आके मिलेंगी तो तीसरी वेव आएगी जो कि इनके एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होगी, इनके एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होगी। इसी को कहोगे आप। ये क्यों आई तीसरी वेव? ये तीसरी वेव आई सुपर पोजिशन ऑफ साउंड वेव की वजह से। तो सुपर पोजिशन ऑफ साउंड वेव क्या है कि दो वेव का आपस में मिलना, ठीक है, दो वेव का आपस में मिलना जिसकी वजह से तीसरी वेव जनरेट हो। और वो जो तीसरी वेव होगी आपके पास कौन सी होगी? रिजल्टेंट वेव, ठीक है, रिजल्टेंट वेव। अब ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, y1 और y2 को जस्ट आपस में ऐड कर दो। y1 y2 को आपस में ऐड कर दोगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव आ जाएगा। तो बड़ी आसान बात थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं मज़ीद डिटेल में लेके जाता हूँ। अब सर साउंड वेव तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र बना दी। आओ ज़रा मेरी बात सुनो, साउंड वेव कैसी होती है? ऐसी होती है ना, लॉन्गिट्यूडनल होती है आपके मुताबिक। ये हो गया कंप्रेशन वाला रीजन, ये हो गया रेरिफेक्शन वाला रीजन, ठीक है, ये हो गया रेरिफेक्शन, अगेन फिर कंप्रेशन वाला रीजन आ जाता है ना, अगेन कंप्रेशन वाला रीजन। ये आ गया आपका कंप्रेशन, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये आ गया आपका कंप्रेशन, ये आ गया आपका रेरिफेक्शन। अब देखो समझो, यहाँ पर आपके पास पार्टिकल है। साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब वो फॉर्म ऑफ एनर्जी आएगी तो ये पार्टिकल आगे जाएगा और पीछे आएगा, इसी तरह से आगे पीछे जाता जाएगा, आगे पीछे आता जाएगा, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर था तो समझ लो यहाँ पर है, ठीक है, ज़ीरो इसका एम्पलीट्यूड है, ज़ीरो इसका एम्पलीट्यूड है। जब वो यहाँ पर है तो ज़ीरो एम्पलीट्यूड पर है। अब वो यहाँ पर आया, एक्सट्रीम पर आया, पहले एक्सट्रीम पर आया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है। अब यहाँ वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो समझ लो यहाँ पर आ गया, है ना, हमने पढ़ा था, मीन से एक्सट्रीम पर आ गया। अब वो यहाँ पर तो नहीं रुकेगा, वापस यहाँ पर आएगा, यानी वो दोबारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, यानी एक्सट्रीम से दोबारा मीन पोजीशन पर आ गया, ठीक है। अब वो मीन से एक और एक्सट्रीम पे जाएगा, सेकेंड एक्सट्रीम पे जाएगा, ठीक है, यानी वो यहाँ पर आ गया, है ना। अब दोबारा यहाँ पर आएगा, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई, यानी वो यहाँ पर आ गया। तो इसी तरह से आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रांसफ़र वेव बनाकर दिखा सकते हो। अच्छा, तो स्टूडेंट अब इसे मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। बात आपको पूरी समझ में आ चुकी है। हाँ, ये लॉन्गिट्यूडनल को ट्रांसफ़र क्यों कैसे दिखाया, बात समझ में आ गई माशाल्लाह से आपको। अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी इसी चीज़ को कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी इसी चीज़ को कहते हैं कि भाई एक वेव का दूसरे वेव के ऊपर मिलना और एक बड़ी चीज़ का बनना। फॉर एग्जांपल, चाय डालो, पत्ती डालो, तो ऐसा तो नहीं है चाय पत्ती दोबारा मिल जाती है, एक चाय मिल जाती है ना आपको। समझ लो, ये आपने डाली पत्ती, ये आपने डाली चीनी, ये आपको मिल गई चाय, इस तरह याद रख सकते हो। चलो, ये आसान कर दिया मैंने। अच्छा, कुछ कंडीशंस भी होती हैं। एक तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखने के लिए आपको दो कंडीशनों को याद रखना होगा। आपके पास दो वेव्स तो होनी चाहिए कम से कम, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो से ज़्यादा वेव हैं, फॉर एग्जांपल 3 वेव हैं तो ये y3 हो जाएगा, 4 वेव हैं तो ये y4 हो जाएगा। इसी तरह से n नंबर तक भी आपके पास वेव्स हो सकती हैं साउंड की, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको समझ में आ गई, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? देखो भाई, एम्पलीट्यूड एक जैसा होना चाहिए, एम्पलीट्यूड एक जैसा होना चाहिए, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी एक जैसी होनी चाहिए। सर ये क्यों? अभी आपको बताता हूँ क्यों भाई। देखो इधर आओ। अगर देखो एम्पलीट्यूड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा ना, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। यहाँ पर मैंने बनाया है, शायद आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा हो, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता। ये तो डायग्राम बड़ी बनाई है तो इसलिए फ़र्क ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, फॉर एग्जाम्पल y1 की वैल्यू आपके पास आई 10 और y2 की वैल्यू आपके पास आई 1, मीटर लगा लो, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मिलीमीटर लगा लो, मिलीमीटर मिलीमीटर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड में फ़र्क होगा ना, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहेंगी। हाँ, अगर ऐसा है, फॉर एग्जांपल y1 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है 5, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो रिजल्टेंट वेव कितने की बनेगी, जिसे आप नेट वेव भी कह सकते हो, 7 + 5 = 12। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात समझ में आई। अच्छा, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी देखने के लिए मिलते हैं जब सोर्स सेम हो, सोर्स सेम हो यानी एक ही जगह से वेव आ रही हो, एक ही सोर्स से आ रही हो और कोहेरेंट हो, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। समझ में आ गई ना? सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या सेम टाइप ऑफ वेव भी आपके बुक में इसको कहा गया है, सेम टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है, आपकी बुक में उन्होंने कहा तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक और तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेव इस तरफ से आ रही है, दूसरी वेव इस तरफ से आ रही है, तो क्या होगा? यहाँ पर आ जाओ। अब ये समझ में आ चुका है माशाल्लाह से आप लोगों को। ठीक है, बस यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझो, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, मतलब रोक देंगे। आप पढ़ लेना बुक से थोड़ा सा, तो और अच्छा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। मैं ये पढ़ भी दूंगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल तसव्वुर करो, तसव्वुर ये करो कि आपके पास जो है ना दो वेव्स हैं, दो वेव्स हैं, मतलब एक वेव आपके पास दूसरी तरफ से आ रही है और एक वेव आपके पास दूसरी तरफ से आ रही है। मैं ज़रा यहाँ बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक वेव आ गई आपके पास, अब ये दूसरी वेव आ गई आपके पास। ठीक है, ये इस तरह से आ रही है, ये वेव इस तरह से आ रही है और ये वेव इस तरफ आ रही है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके ये मिलेंगे, तो नीचे बना देता हूँ, नीचे बना देता हूँ। यहाँ पर आके ये मिले, तो जब ये यहाँ पर आके मिलेंगे ना, तो आपको ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक बड़ी वेव मिलेगी, शायद छोटी डायग्राम लग रही हो, थोड़ी और बड़ी बना देता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। ये लो, तो एक बड़ी वेव मिलेगी, सही है, ये बड़ी वेव आपको मिल गई। अच्छा, अब ये दोनों मिलने के बाद एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर देंगी। अब जो इस तरफ जा रही थी वो इधर निकल जाएगी, जो उस तरफ जा रही थी वो उधर निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब समझो मिल गई, मिलने के बाद क्या हुआ, समझो मिलने के बाद यहाँ पर बना रहा हूँ, तो ये वेव इधर निकल गई, यहाँ वाली वेव इधर निकल गई और जो उस तरफ जा रही थी वेव वो उधर निकल गई। बात समझ में आया? ये आपकी है फिगर 1। सबसे पहले इसको देखो, दोनों वेव एक दूसरे के सामने आ रही थी, फिर ये दोनों आपस में आके मिल गई फिगर बी में। ठीक है, फिर फिगर ए बी सी में क्या हुआ, ये दोनों मिलने के बाद अलग हुई, इधर एक उधर निकल गई, एक इधर निकल गई। इसी चीज़ को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव। अच्छा, अब थोड़ा सा वर्डिंग पढ़ देता हूँ। सपोज टू साउंड वेव्स ऑफ सेम टाइप्स मैंने आपको बता दिया, पासिंग थ्रू द सेम रीजन यानी जहाँ पर भी हैं ये सेम है, यानी ऐसी जगह पर है। फॉर एग्जाम्पल किसी गैस में है तो सेम गैस है, किसी सॉलिड में है तो सेम सॉलिड है। ऑफ स्पेस व्हेन वन वेव एम्पलीट्यूड A1 एट इन सेकेंड वेव एम्पलीट्यूड A2, तो एक वेव का एम्पलीट्यूड दूसरी वेव के एम्पलीट्यूड में ऐड कर दिया जाएगा एंड रिजल्टेंट वेव जनरेट, और रिजल्टेंट वेव पैदा होगी, जो कि मैंने आपके लिए लिख दी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यही है, बस उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है। व्हेन टू और मोर वेव्स, एक या दो से ज़्यादा वेव्स ओवरलैप एक दूसरे पे आ जाएं, द नेट डिस्टर्बेंस, आपको पता है वेव जब भी पैदा होती है जब डिस्टर्बेंस होता है, स्पीकर डिस्टर्बेंस करता है जब भी ये मॉलिक्यूल्स हिलते हैं। ठीक है, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, तो द सम ऑफ द इंडिविजुअल यानी दोनों वेव का सम होगा, इस तरह से सम होगा, तो ड्यू टू ईच वेव्स, तो दोनों वेव में सम कर दिया जाएगा, यानी दोनों वेव को सम कर दिया जाएगा, एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी आपको। ठीक है, रिजल्टेंट वेव, बहुत जगह इसे नेट वेव भी कहते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात समझ में आई। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग इसे अच्छी तरह पढ़ोगे और मैं इसका टेस्ट बना के भी ग्रुप में भेजूंगा। यहीं पे रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीप द दुआ में ज़रूर।